डियर स्टूडेंट्स, हमने प्लांटिंग सिस्टम ऑफ ऑर्चार्ड के बारे में पढ़ा था पहली वाली क्लास के अंदर और कुछ उद्यान शैलियों के बारे में डिस्कस किया था। और लास्ट में हमने बात की थी कि उद्यान से संबंधित कौन कौन सी क्रियाएं की जाती है। अपन बात करें कि प्रूनिंग कैसे करते हैं, ट्रेनिंग कैसे करते हैं, थिनिंग कैसे करते हैं, ग्रेडिंग कैसे करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में अपन ने बात कर ली थी। जो उद्यान से संबंधित या पौधशाला से संबंधित जो क्रियाएं होती है, प्रोसेसिंग होती है, उनके बारे में हमने डिटेल से बात कर ली थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में दे रखा है ये टॉपिक। और एक क्वेश्चन यहां से जरूर पूछा जाता है कभी ना कभी अपन बात करें तो ये एक अपना टॉपिक है और उस टॉपिक के बारे में अपन बात करने वाले हैं। और उस टॉपिक का नाम है एफलन। टॉपिक का क्या नाम है? एफलन उस टॉपिक का नाम है। आपको पता होना चाहिए क्या नाम है। एफलन उस टॉपिक का नाम है। और इसमें सबसे पहले अपन क्या देखने वाले हैं कि एफलन होता क्या है। पर्टिकुलर हम इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं और इस डायग्राम से इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि ये कोई प्लांट है, ये कोई फल है। और फल का जो अपन बात करें ये पुष्प वाला भाग है और इस पुष्प वाले भाग में ये फ्लोर बन रहा है। और वहां पे अपन देखते हैं कि कभी कभी उद्यानों में कम फल लगते हैं, यानी कि ये तो लगते हैं लेकिन फल के जो होते हैं वो कम लगना। फल का क्या लगना? कम लगना। एक तो कम लगना एक मुख्य रूप से ये हो गया। दूसरी चीज ये है कि लगना, कभी एक और फल लगते हैं, पौधे के एक साइड में फल लगेंगे। कभी क्या होते हैं, पौधे के एक साइड में फल लगते हैं, इसमें फल लग रहे हैं और इसमें फल लग रहे हैं और इस साइड में फल नहीं लग रहे हैं। ऐसी कंडीशन होती है, बहुत कम फल लगना। फूल और फल लगने के बाद में झड़ के जाना, ये फूल लगा है और झड़ के नीचे गिर जाना, यानी कि नीचे गिर रहे हैं ये। तो ऐसी जो कंडीशन होती है और कभी कभी बिल्कुल फल न लगना, ये संभावित क्रियाएं जो होती है वो एफलन कहलाती है। ये जितनी भी क्रियाएं होती है, फल का कम लगना, एक साइड फल लगना, एक साइड फल नहीं लगना, फूल और फल का झड़ जाना लगने के बाद में, और फल बिल्कुल बहुत कम लगना, ये क्या कहलाता है? एफलन कहलाता है। क्या कहलाता है? एफलन कहलाता है। यानी कि पौधे, खड़े पौधे के ऊपर अपन बात करें उसमें फल आने चाहिए थे, ऐसी कंडीशन में फल नहीं आ रहे हैं। और वो भी अपन बात करें एक साइड फल आ रहे, एक साइड नहीं आ रहे या बहुत कम फल आ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन को अपन क्या कहते हैं? ऐसी कंडीशन को अपन एफलन कहते हैं। यानी कि फलों का कम आना या बिल्कुल नहीं आना, और कभी कभी केवल एक साइड, केवल एक तरफ फल का आना क्या कहलाता है? एफलन कहलाता है। क्या कहलाता है? एफलन कहलाता है। ये आपको पता होनी चाहिए। यानी कि एक तरफ आपके यहां पे इस तरीके से फलों का कम आना, एक तो पहली कंडीशन होगी फलों का कम आना या बिल्कुल ही नहीं आना, और कभी कभी केवल एक ही तरफ फल का आना क्या कहलाता है? एफलन कहलाता है। क्या कहलाता है? एफलन कहलाता है। किन कारणों की वजह से, या अपन बात करें एफलन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं कि एफलन को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं, जिसकी वजह से एफलन की क्रिया होती है। यानी कि अपन कह रहे हैं कि सर एफलन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। अपना अगला टॉपिक होगा कि ये जो फल होते हैं ये कम लगते हैं, एक साइड लगते हैं, वो बिल्कुल कम लगते हैं या कभी कभी नहीं लगते हैं, तो इसको बढ़ाने वाले कारक कौन से हैं, इनको प्रभावित करने वाले कारक कौन से, उन कारकों के बारे में अपन डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। यानी कि प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अपन बात करें, प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अपन बात करें तो प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में इस तरीके से देखने वाले हैं कि प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। बाह्य कारक होते हैं एक तो, यानी कि अपन बाह्य कारक के बारे में बात करें, और एक इस तरीके से आंतरिक कारक। दो कारक होते हैं प्रभावित करने वाले कारकों में, दो कारक होते हैं, आपको पता होना चाहिए। और प्रभावित करने वाले कारकों में दो कारक कौन से होते हैं, इस तरीके से अपन डिवाइड करते हैं। एक होते हैं बाह्य कारक। बाह्य कारक के अंदर अपन देखेंगे, और एक जो होता है वो होता है आंतरिक कारक। आंतरिक कारण का मतलब लिंग का वितरण अच्छा ना हो, हाइपोगेमी कंडीशन हो, विषम वर्तिकाग्र कंडीशन हो, और एक होता है आंतरिक कारण। आंतरिक कारक। अब देखो
बाह्य कारक या आंतरिक कारकों के बारे में अपन बात करें तो बाह्य कारक कौन से हैं? बाह्य कारकों के बारे में बात करूं तो बाह्य कारक कौन से हैं? बाह्य कारक अपन बात करें तो जैसे कि अपन बात करें तेज तापमान, अपन बात करें क्या है? तेज तापमान, हाई टेम्परेचर हो गया, हाई टेम्परेचर के साथ साथ अधिक वर्षा हो गई, अधिक वर्षा हो गई, और अधिक वर्षा के साथ साथ तेज हवाएं, तेज हवाएं हो गई, और आदि इसके क्या है? कारण है। हाई टेम्परेचर, अधिक वर्षा, तेज हवाएं, ध्यान रखना, हाई टेम्परेचर, अधिक वर्षा और तेज हवाएं इसका क्या है? कारण है। और अपन बात करें आंतरिक कारणों में, अपन बात करें कि इन सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी हो गई, अनिषेक जनक हो गया, भिन्न परिपक्वता हो गई, यह लिंग वितरण जो है, लिंग वितरण इसका मुख्य रीजन है। कौन सा है? लिंग वितरण। तो इन कारकों के बारे में अपन क्या करने वाले हैं? डिटेल से क्या करने वाले हैं? स्टडी करने वाले हैं। तो इस तरीके से इनको प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले अपन बाह्य कारकों के बारे में बात करने वाले हैं। और बाह्य कारकों में जैसे पर्यावरणीय कारक हो गए, बाह्य कारकों में पर्यावरण के कारक हो गए, पर्यावरणीय जो एनवायरमेंटल कारक होते हैं वो, उसके बाद में कीट व्याधियां हो गई, अधिक पोषक तत्वों का अवशोषण, वो भी इसका क्या है? रीजन है। तो सबसे पहले प्रभावित करने वाले कारकों में पहला पॉइंट अपन देखेंगे बाह्य कारक। और बाह्य कारकों में अपन इस तरीके से सबसे पहले अपन देखेंगे, पहला अगला अपना पॉइंट है, पहला पॉइंट है, और वो पहला पॉइंट है इन्वायरमेंटल फैक्टर, पर्यावरणीय फैक्टर, पर्यावरणीय कारकों के बारे में अपन बात करने वाले हैं। और इनके अंतर्गत अपन देखें तो कौन कौन से कारक हैं। देखिए अपन कारकों के बारे में बात करें, इन्वायरमेंटल फैक्टर कौन से हैं? तेज तापमान और अधिक वर्षा और तेज हवाओं के कारण, ध्यान रखना, मुख्य रूप से अपन देखें तो देखो इधर हाई टेम्परेचर, हाई एयर फ्लो, और क्या कंडीशन है अपन बात करें, अधिक वर्षा, हाई रेन, एंड अधिक वर्षा के कारण फूल और फल क्या हो जाते हैं? जड़ के नीचे गिर जाते हैं, फ्लोरिंग ड्रॉप हो जाती है, फूल व फल नीचे गिरकर नष्ट हो जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें पर्यावरणीय कारकों में कौन कौन से? एक तो हाई टेम्परेचर है, हाई एयर फ्लो है, एंड हाई अधिक वर्षा, हाई रेन है। अब आपको पता है बाह्य पर्यावरणीय फैक्टर टेम्परेचर पर्यावरण के अंतर्गत ही आता है। जब तेज तापमान होता है तो तापमान की वजह से फल गलने लग जाते हैं, और गलने की वजह से नीचे जड़ के गिर जाते हैं। तेज गति से हवाएं चल रही है, तेज गति से जब हवाएं चल रही है, एयर फ्लो हाई है, तो इस कंडीशन में जो न्यू फूल्स आ रहे हैं, न्यू फ्लोर्स आ रहे हैं, वो ड्रॉपिंग करने लग जाएंगे, गिरने लग जाएंगे। ऐसी कंडीशन में एफलन की स्थिति पैदा होती है। कौन सी स्थिति पैदा होती है? एफलन की। और एफलन की बाह्य कारक जो प्रभावित करने वाले हैं वो कौन सा है? पर्यावरणीय कारकों में हाई टेम्परेचर, हाई एयर फ्लो और अधिक रेन। पाला पड़ने से एक होता है, जैसे कि एक होता है पाला पड़ने से, एक होता है पाला पड़ने से भी एफलन की समस्या होती है। क्योंकि पाला जो होता है किसी भी कोशिका के कोशिका दरों पर जम जाता है और वो फल जड़ के नीचे गिर जाता है। पाला किसी के कोशिका दरों में जमाव बिंदु कर देगा, एक मोटी परत कर देगा, और वो क्या हो जाएगा? जड़ जाएगा। तो ये मुख्य रूप से कौन से कारक है? पर्यावरणीय कारक है। दूसरे अपन बात करें, दूसरे अपन देखें तो दूसरा कारक अपन देखें बाह्य कारकों में कीट व्याधियां, यानी कि कीट और रोग। जैसे कीट रोग के बारे में अपन बात करें, जैसे एग्जांपल लेते हैं, बेर का फल है। इस बेर में बेर फ्रूट फ्लाई सबसे हानिकारक कीट है, जो कच्ची से परिपक्व अवस्था में ये क्या करता है? बेर के ऊपर लगता है, और जब वो परिपक्व होता रहता है उस समय ये बेर फ्रूट फ्लाई जो है, ये बेर फ्रूट फ्लाई ये जो बेर फ्रूट फ्लाई है, ये क्या करता है? उस पर लगने की वजह से ये क्या करता है?
वो कीट लग गया, कीट लगने से वो फल गिर के क्या हो गया, नीचे गिर गया और सड़ के क्या हो गया, नष्ट हो गया। इसी प्रकार से अपन बात करें तो कीट भी बाह्य कारकों के अंतर्गत है, और रोग, कीट या रोग भी अपन देखें कि इसमें बेर में छाछा रोग लगता है। छाछा रोग से सबसे ज्यादा प्रभावित होती है उसकी पत्तियां और उसके फल, फूल भी होते हैं, फूल पे भी लगता है। तो मुख्य रूप से अपन देखें तो कीटों के द्वारा भी एफलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि कीट फल को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसी कंडीशन में जब वो नुकसान पहुंचा रहे बार बार, और रोग अगर किसी फल के अंदर लगता है तो वो एफलन की स्थिति पैदा करता है, यानी कि उसमें फल की जो संख्या बहुत कम लगेगी या फल को नष्ट कर देगी। तो ऐसी जो कंडीशन उत्पन्न होती है उसे एफलन कहते हैं। और दूसरा पर्यावरणीय कारक है कीट रोग, आपको पता है क्योंकि इन्वायरमेंटल से रिलेटेड है। दूसरा है अपने, दूसरा देखें कि सर दूसरा आपने बता दिया, तीसरा देखो, तीसरे नंबर का अपन इस तरीके से देखेंगे, और जो तीसरे नंबर का फैक्टर है वो है अधिक पोषक तत्वों का अवशोषण, अधिक पोषक तत्वों का अवशोषण, अधिक पोषक तत्वों का क्या है, अवशोषण है। और याद रखना, जब प्लांट ज्यादा पोषण तत्वों को अपन बात करें, पोषक पदार्थों को, पोषक तत्वों को अधिक अवशोषण करता है सोइल से, तो सोइल से मान लीजिए एग्जाम्पल देखो, यहां पे ये पार्ट वाला रूट है, यहां से पोषक तत्वों का अवशोषण ज्यादा हो रहा है। संतुलित पोषक तत्व चाहिए किसी फल वृक्ष को, कि मान लीजिए उसको 100 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उसको पोटास चाहिए, एक प्रकार से उर्वरक देते हैं या पोषक तत्व देते हैं, इतना mg, इतना पॉइंट उसको पोषक तत्वों की आवश्यकता है। यदि उसकी मात्रा से भी ज्यादा वो पोषक तत्व अवशोषण कर रहा है, तो जैसे नाइट्रोजन की अधिकता से आपने देखा होगा बटनिंग हो जाती है, कर्ड आकार चेंज हो जाता है फल का, सब वेजिटेबल्स में टेम्परेचर की कमी से आपने देखा होगा बोल्टिंग हो जाता है। तो ये जो कंडीशन होती है, ये जो कंडीशन ऐसी हो रही है पोषक तत्वों की वजह से हो रही है, और ये भी एक प्रकार से क्या है, एनवायरमेंटल फैक्टर है। और हम देखें तो पोषक तत्वों का अधिक अवशोषण यदि प्लांट कर लेगा तो वहां पर भी एफलन की स्थिति आ जाएगी। किसकी स्थिति आ जाएगी, एफलन की स्थिति आ जाएगी। तो उसके बाद में नाइट कार्बन और नाइट्रोजन के असंतुलित अनुपात जो होता है, ध्यान रखना, एक ये चीज और आपको याद करनी है 4th नंबर पर। पर्यावरणीय कारकों में फर्स्ट आपको मैंने ये बता दिया, इसका पर्यावरणीय कारकों में हाई टेम्परेचर, हाई एयर फ्लो, अधिक वर्षा और फॉरेस्ट पाला। उसके बाद में कीट रोग आपको बता दिया एफलन का कारण, और उसके बाद में बता दिया अधिक पोषण तत्वों का अवशोषण के कारण भी एफलन होता है। और अगला 4th नंबर का ध्यान रखना है आपको कि कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात ध्यान रखना, CN रेशियो जिसको बोलते हैं, कार्बन और नाइट्रोजन का असंतुलित अनुपात जो होता है, असंतुलित अनुपात ध्यान रखना, असंतुलित अनुपात हम बात करें या अपन इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, असंतुलित अनुपात कैसे, कि उनका अनुपात यदि संतुलित नहीं है, यानी कि हम ऐसे लिखें असंतुलित अनुपात, तो भी ये मुख्य रूप से इसका क्या है, रीजन है। तो आपको क्या याद करना है, एफलन के कौन कौन से बाह्य कारक अपन बात करें, एनवायरमेंटल फैक्टर एक तो मैंने आपको बता दिया एनवायरमेंट फैक्टर, दूसरा बाह्य कारक आता है कीट व्याधियां, अधिक पोषण तत्वों का अवशोषण, जब CN रेशियो असंतुलित है, असंतुलित कंडीशन में है, कार्बन का अनुपात नाइट्रोजन के अनुपात के समान नहीं है, वो असंतुलित है किसी प्लांट्स के लिए, नाइट्रोजन ज्यादा है कार्बन कम है, कार्बन ज्यादा है नाइट्रोजन कम है, इसका मतलब CN रेशियो गड़बड़ा रहा है। जब CN रेशियो असंतुलित हो रहा है प्लांट्स में, किसी भी फल वृक्ष में, तो वहां पर यह संभावना बढ़ती है कि वहां पर फल लगने की कंडीशन में जो होती है वो बहुत ज्यादा गिरावट आती है, बहुत कम फल लगते हैं। तो ये भी एक हम बात करें तो ये एफलन का कारण बन गया। किसका कारण बन गया, एफलन का कारक। तो बाह्य कारकों के बारे में हमने एफलन के बाह्य कारकों के बारे में अपने डिस्कस कर लिया, एफलन के बाह्य कारकों के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया। दूसरा मैंने आपको प्रकार बताया था आंतरिक कारक कौन कौन से होते हैं, आंतरिक कारकों के बारे में अपन बात करने वाले हैं। और दूसरा बी पार्ट अपन बात करें तो आंतरिक कारक कौन से हैं, आंतरिक कारकों में अपन बात करें
और आंतरिक कारकों में इंटरनल फैक्टर के बारे में बात करें तो लिंग वितरण, पहला जो कारण आता है वो कौन सा आता है, लिंग वितरण। यानी कि अपन इस तरीके से देखें, लिंग वितरण, और ये जो लिंग वितरण है इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। कुछ फल वृक्षों में स्वयं निर्मित निष्फलता प्राप्त करते हैं क्योंकि उसमें पुष्प एक लिंगी होते हैं। जिसे पपीता और खजूर आपने देखा होगा, एक लिंगी प्लांट है ये। कुछ विंग लिंग निधन के बारे में बात करें, अधिकांश द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी का मतलब मोनोसियस प्लांट होते हैं, और एक लिंगा के मतलब डायोसियस प्लांट होते हैं इंग्लिश हिंदी में। देखो, पपीता और खजूर के बारे में अपन बात करें, पपीता व खजूर के बारे में, ये दो फल वृक्ष ऐसे हैं जिसमें मेटाजीनिया इफेक्ट भी दर्शाता है। ये मेटाजीनिया इफेक्ट दर्शाते हैं ड्यू टू पोलिनेशन की वजह से। अब एक बात करो, अधिकांश जो फल होते हैं वो क्या करते हैं, अधिकांश फल एक लिंगी है, यानी कि मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगा। एक लिंगी कंडीशन उत्पन्न हो रही है जिसे अपन डायोसियस कंडीशन कहते हैं। एक ही प्लांट पर दोनों, अपन बात करें एक लिंगी, एक प्लांट पर एक ही पार्ट पाया जा रहा है, उसे एक लिंगी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक लिंगी कह रहे हैं। तो ये जो कंडीशन पाई जाती है लिंग की, वो पाई जाती है पपीता और खजूर में। जो भी आंतरिक कारकों का क्या है, एक प्रकार से देखें तो एफलन का कारक है। उसके बाद में हाइपोगेमी कंडीशन होती है, और आपको समझना है कौन सी कंडीशन समझना है, हाइपोगेमी कंडीशन समझना है आपको। दूसरा कारक के बारे में अपन बात करें तो दूसरा जो कारक है वो कौन सा कारक है, हाइपोगेमी। सर हाइपोगेमी क्या होता है ये समझा दो पहले, उसके बाद में हमें समझ में आ जाए हाइपोगेमी क्या होती है। ये टर्मिनोलॉजी आपको समझना भी जरूरत है क्योंकि एफएलएन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हाइपोगेमी में, जिसको भिन्न काल परिपक्वता बोलते हैं। यानी कि भिन्न काल परिपक्वता बोलते हैं। हाइपोगेमी को हिंदी में बोलते हैं भिन्न काल परिपक्वता। और भिन्न काल परिपक्वता के बारे में अपन बात करें तो एक ही पुष्प के नर और मादा जन्नांग जब अलग अलग समय में परिपक्व होते हैं, देखो ये कहना चाहता हूं मैं, जब एक ही पुष्प के नर और मादा जननांग अलग अलग समय में परिपक्व हो, एक ही पुष्प के नर और मादा जननांग अलग अलग समय में परिपक्व हो, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हाइपोगेमी कंडीशन कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है, तो उनमें परागकण की क्रिया नहीं होती है। उनमें जब मान लीजिए एक ही पुष्प है और इस पुष्प के अंदर इस तरीके से ये फ्लोर है, इसमें मेल पहले परिपक्व हो रहा है और फीमेल बाद में परिपक्व हो रहा है। इस कंडीशन में मेल जब पहले परिपक्व हो गया और फीमेल अभी परिपक्व ही नहीं हुआ तो परागकण की क्रिया बाधित होगी, परागकण नहीं हो पाएगा। जब परागकण नहीं होगा तो निषेचन नहीं होगा, एम्ब्रियो डेवलप नहीं बनेगी, ओवरी नहीं बनेगी, और ऐसी कंडीशन में फल का निर्माण नहीं होगा। तो हाइपोगेमी, यदि मादा पहले परिपक्व होगी नर बाद में परिपक्व, यानी कि कहने का मतलब प्रोटोगायनी और प्रोटो एंट्री कंडीशन, दो कंडीशन होती है हाइपोगेमी को। इस तरीके से देखें, मैंने पहले भी बताया था एक बार। प्रोटो एंट्री का मतलब होता है मेल पहले परिपक्व होता है, मेल मेच्योर पहले परिपक्व होता है, मेल मादा से पहले मेल परिपक्व हो रहा है, उसे प्रोटो एंट्री कंडीशन कहते हैं। और एक होती है हाइपोगेमी में प्रोटोगायनी, और प्रोटोगायनी में क्या होता है, फीमेल भाग पहले परिपक्व होता है। कौन सा भाग, फीमेल पार्ट मेच्योर होता है पहले, आपको पता होना चाहिए।
तो ऐसी कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, प्रोटोगायनी कंडीशन कहेंगे। एक ही पुष्प के नर और मादा अलग अलग समय पर अलग अलग टाइमों पर परिपक्व होते हैं, जिससे परागकण की क्रिया बाधित होती है और जिससे पुष्प का निर्माण अच्छे से नहीं होता है, फल का निर्माण अच्छे से नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं, हाइपोगेमी कंडीशन कहते हैं। लिंग एक मोनोसियस डायोसियस लिंग वितरण हो गया। उसके बाद में विषम वर्तिकाग्र, अगला जो कारण है, ये दूसरा कारक मैंने आपको बता दिया। तीसरा कारक है विषम वर्तिकाग्र। विषम वर्तिकाग्र के बारे में अपन बात करें तो जैसे आपने बैंगन का नाम सुना होगा, उसमें 4 प्रकार के स्टाइल के अलग अलग वर्तिकाग्र के, लॉन्ग स्टाइल, मीडियम स्टाइल, स्मॉल स्टाइल फ्लोर होता है। अलग अलग प्रकार के 4 स्टाइल के इसमें फ्लोर लगते हैं और उसकी वजह से विषम वर्तिकाग्र, कुछ फल वृक्षों में पुंकेसर छोटे और कुछ बड़े होते हैं, उनमें परागकण की नहीं। विषम हेटेरो स्टाइल का मतलब होता है, वर्तिकाग्र मतलब होता है कुछ प्लांट वृक्षों में वर्तिकाग्र का आकार छोटा होता है, कुछ में बड़ा होता है, किसी में परागकण का आकार बड़ा होता है, किसी में छोटा होता है। यानी कि मेल पार्ट बड़ा हो रहा है, फीमेल पार्ट छोटा, मेल पार्ट बड़ा, फीमेल पार्ट छोटा। आकार में छोटापन जैसे अपन बात करें, इसके स्टेमन होता है, इसका मेल पार्ट अपन बात करें, मेल पार्ट अपन बात करें तो पुंकेसर है, तो पुंकेसर का आकार अलग है, छोटा रह गया पुंकेसर। और स्टिग्मा है, स्टिग्मा जिसको मादा फीमेल पार्ट बोला जाता है, इसका आकार ज्यादा बड़ा है। तो आकार बढ़ना, छोटा होना, यह क्या कहलाता है, विषम वर्तिकाग्र या हेटेरो स्टाइल कहते हैं। स्टिग्मा का आकार बड़ा होना, छोटा होना। यानी कि अपन बात करें कुछ फल वृक्षों में वर्तिकाग्र और पुंकेसर जो होते हैं, वर्तिकाग्र क्या है, फीमेल पार्ट होता है, स्टिग्मा जिसको बोलते हैं, और स्टेमन जिसको पुंकेसर बोलते हैं, और पुंकेसर जो होता है वो मेल पार्ट होता है। इनके आकार में भिन्नता पाई जाती है, बड़ा होना, छोटा होना। तो इसी कंडीशन को हेटेरो स्टाइल कहते हैं, जिसकी वजह से परागकण की क्रिया नहीं हो पाती है। क्या नहीं हो पाती है, परागकण की क्रिया नहीं हो पाती है। और जब परागकण की क्रिया नहीं हो पाती है, इस कंडीशन में नहीं हो पाती, और इस कंडीशन में यहां पर एफलन की क्रिया, आंतरिक एफलन की क्रिया उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती है, आंतरिक एफलन की क्रिया उत्पन्न हो जाती है। हाइपोगेमी का यदि आप उदाहरण देखोगे तो यहां पर देख लेना, अंजीर, अंजीर में इस तरीके की कंडीशन पाई जाती है, आपको पता होना चाहिए अंजीर। उसके बाद में अगला अपन बात करें, अगली तो उसके बारे में बात करें तो अगला जो कारक है विषम वर्तिकाग्र के बारे में, इनकम्पलेबिलिटी। सेल्फ इनकम्पलेबिलिटी का मतलब होता है, सेल्फ के मतलब अपन बात करें एनिसेक जनता, और वो एनिसेक जनता का मतलब होता है एनिसेक जनन। कुछ फल वृक्षों में अनिश्चितता व्याप्त होती है, बिना निषेचन ही नहीं होता, जिससे फल नहीं बनता है, जैसे लीची और बादाम में। कभी कभी तेज हवाओं, अधिक तापमान होने पर पुष्पों के वर्तिकाग्र और पुष्पों में जो होते हैं वो चिपचिपे पदार्थ सूख जाते हैं, जिससे परागण नहीं हो पाता है। कार्बोहाइड्रेट का असंतुलन का कारण भी यही बनते हैं। तो ये आपको मैंने बता दिया, अनिश्चितता यानी कि इनकम्पलेबिलिटी। कुछ वृक्षों में स्वयं यानी कि कुछ वृक्षों में खुद में कैपेबिलिटी नहीं होती है जर्मिनेटेड होने की, पुष्प बनाने की, स्वयं अनिश्चितता दर्शाते हैं और उनसे फल नहीं बनते हैं। जैसे लीची और बादाम और चेरी, कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है इनमें, लीची, बादाम और चेरी में इनकम्पलेबिलिटी पाई जाती है। कई ऐसे जिनमें कार्बोहाइड्रेट के असंतुलन के कारण भी नहीं बनते हैं। और कई बार आपने देखा होगा, तेज हवाओं के कारण, अधिक तापमान होने पर पुष्पों के वर्तिकाग्र और पुंकेसरों में चिपचिपे पदार्थ स्रावित हो जाते हैं, जिससे वो सूख जाते हैं और परागकण की क्रिया नहीं हो पाती। जैसे उदाहरण चिक्कू में ऐसा होता है, सोपटा जो है जिसको बोलते हैं। तो ये बाह्य कारक और आंतरिक कारकों के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया, डिटेल से बता दिया, 4-5 कारक, 4-5। सर इन एफलन को कैसे रोकें? एफलन की समस्या आपको बता दी कि बाह्य कारकों की वजह से होता है, पर्यावरणीय कारकों की वजह से होता है, कीट व्याधियों के रोग की वजह से होता है, और कार्बन और नाइट्रोजन के असंतुलन अनुपात से होता है। उसके बाद में आंतरिक कारक आपने लिंग वितरण बता दिया, हाइपोगेमी बता दी, जैसे आपने विषम वर्तिकाग्र बता दिया, आपने अनिषेक जनता यानी अनिषेकता बता दिया, इनकम्पलेबिलिटी बता दिया, और कार्बोहाइड्रेट के असंतुलन की वजह से। ये सारी चीज मैंने आपको अच्छे से बता दी है। अब अपन बात करेंगे एफलन के रोकथाम। एफलन को रोकने के उपाय। अब रोकने के उपाय कौन कौन से हैं उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं कि एफलन को रोकने के उपाय कौन कौन से हैं। तो रोकने के उपायों में आपने देखा होगा कि
इसको रोकने के कई उपाय हैं। पहली कंडीशन धुआं लगाना। पहली कंडीशन क्या होती है? धुआं। पहला अपन इस तरीके से देखें पॉइंट आउट करके, तो सबसे पहला है धुआं लगाना। धुआं लगाना। दूसरा मैं बात करूं, वृक्षों की अगेती फसल लेने के लिए धुआं लगाई जाती है और उसमें फूल शीघ्र क्या हो जाते हैं? लग जाते हैं। यह क्रिया फिलीपींस मनीला में प्रचलित है। अगेती फसल लेते हैं और उसमें अगेती फसल से धुआं लगाते हैं। मान लीजिए कोई भी धुआं लगाने मतलब अगेती फसलों में लगाते हैं। किसमें लगाते हैं? अगेती फसलों। अगेती फसलों में धुआं लगाने से, अगेती फसलों में धुआं लगाने से फूल शीघ्र आ जाते हैं। फूल क्या हो जाते हैं? शीघ्र आ जाते हैं। दूसरी, कभी कभी पतझड़ फल वृक्षों में खास बनाने से शाखाओं पर स्थित शुष्क अवस्था जो होती है वो चली जाती है। खास बनाकर भी अपन इस तरीके से खास बनाकर नोचिंग करके भी। सर खास कैसे? कि ये कोई स्टेम वाला पार्ट है और यहां पर कार्बोहाइड्रेट एक जगह जम गया, तो वहां पे इस तरीके की खास बना दो स्टेम वाले भाग में। और जो वृक्ष होते हैं खास बनाने पर उनकी शाखाओं पर उपस्थित डोरमेंसी जो होती है वो कलिकाएं उत्तेजित हो जाती है और नई फलदार शाखाएं विकसित हो जाती है। और जैसे कि ये शाखाएं होती है तो यहां पर खास करने पर यहां पे सुसुप्त अवस्था तोड़कर एक नई कलिकाएं क्या हो जाती है? निकलकर तैयार हो जाती है और नए फूल बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो खास बनाकर भी हमें इसका क्या अपघटन को रोक सकते हैं। दूसरा है छाल में परिवर्तन करके फलदार शाखाओं पर फूल लगने से पूर्व 2 सेंटीमीटर, फूल लगने से पूर्व, यानी कि कोई फलदार शाखा है, ये कोई प्लांट है, उसकी फलदार शाखा है, ये शाखा है, और फूल लगने के अपन बात करें, लगने से पहले 2 सेंटीमीटर चौड़ी अंगूठी की आकार की छाल उतार लेते हैं। लगने से पहले ब्रांच में 2 सेंटीमीटर अंगूठी की समान कितने सेंटीमीटर? 2 सेंटीमीटर छाल उतार लेते हैं। तो छाल परिवर्तन करके भी अपन बात करें, क्या परिवर्तन करके? छाल परिवर्तन करके भी अपन एफलन की क्रिया में क्या कर सकते हैं? रोक कर सकते हैं, रोक लगा सकते हैं। छाल परिवर्तन करने से जो कार्बोहाइड्रेट का असंतुलन, कार्बोहाइड्रेट जो एकत्रित हो जाता है एक जगह, वो नई नई शाखाओं में बनने लग जाता है, मदद करने लग जाता है। और ये जो क्रियाएं होती है मुख्य रूप से ज्यादा अंगूर में अपनाई जाती है। किसमें? अंगूर में। अंगूर में। और इसको कहते हैं रिंगिंग। इसे क्या कहते हैं? फलदार शाखाओं पर फूल लगने से पूर्व 2 सेंटीमीटर अंगूठी के आकार की छाल उतार देते हैं। क्यों उतारते हैं? क्योंकि वहां पर आवश्यक कार्बोहाइड्रेट क्या हो जाते हैं? उस स्थान पर आवश्यक कार्बोहाइड्रेट एकत्रित हो जाते हैं जो नई शाखाओं बनने में मदद करता है, और यह विधि अंगूर में अपनाई जाती है। तो छाल निकालना, छाल में परिवर्तन करना, जिसको रिंगिंग कहते हैं। नोचिंग किसमें करते हैं? नोचिंग करने का मतलब होता है जो पतझड़ वाले फलवृक्ष होते हैं उनमें खास बनाते हैं, और ये अंजीर के पुणे में अपनाई जाती है। अंजीर में सबसे ज्यादा अपनाई जाती है। उसके बाद में ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ अपन बात करें तो डालियों को झुकाना, बेंडिंग करना। दक्षिणी भारत में अमरूद के फल वृक्षों में यह विधि अपनाई जाती है। दक्षिणी भारत में अपन बात करें, दक्षिणी भारत में क्या होता है? अमरूद के वृक्षों में यह विधि अपनाई जाती है। ऐसा करने से नीचे वाली शाखाओं को पर्याप्त प्रकाश मिल जाता है और उस पर नई शाखाएं फूटती हैं। यानी कि डालियों को झुकाने से क्या होता है? झुकाने से, जैसे डालियां झुका रहे हैं दक्षिण भारत में, इसलिए अमरूद की मुख्य रूप से अमरूद में किया जाता है। आपको पूछ ले कि बैंडिंग की प्रक्रिया मुख्य रूप से कौन से फल वृक्ष में अपनाई जाती है? बैंडिंग। और बैंडिंग का मतलब होता है डालियों को झुकाना। तो डालियों को झुकाना क्या कहलाता है? बैंडिंग कहलाता है। और दक्षिणी भारत में अमरूद के वृक्षों पर यह विधि अपनाई जाती है। क्यों अपनाई जाती है? ऐसा करने से नीचे वाली शाखाओं पर पर्याप्त प्रकाश की मात्रा पहुंच जाती है। जब हम बैंडिंग कर रहे हैं तो यहां से सूर्य की किरणें प्राप्त रूप से यहां पर पहुंच जाती है, और यह मुख्य रूप से किसमें अपनाई जाती है? अमरूद में अपनाई जाती है। किसमें? अमरूद में। और जब प्रकाश पहुंच जाएगा नई शाखाएं बनेगी, और नई शाखाओं पर आपको पता है अमरूद के अंदर
नई शाखाओं में क्या लगते हैं, फूल लगते हैं। और आपको पता है इसमें किस तरीके का वो पुष्पक्रम पाया जाता है। तो ये जो चीजें हैं ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में अगला अपन बात करें रोकथाम के उपाय, जड़ों की कटाई छटाई करना। यानी कि अपन बात करें 5th नंबर का, जड़ों की कटाई छटाई करना। कटाई छटाई करने का मतलब होता है कि रूट एक्सपोरेजर करते हैं अपन। रूट नीचे अपन इस तरीके से करते हैं कि भोजन को अवशोषण और संतुलित करने के लिए, भोजन का अवशोषण करने के लिए, जैसे बहुत सारे आपने नींबू वर्गियों में देखा होगा। और इस तरीके से ये रूटें, जो रूट्स होती हैं, ये नीचे डोरमेंसी में चली जाती है। इनमें जो हेयर रूट एयर्स होते हैं इस तरीके से, और ये एक तरह से जकड़ जाती है, जिससे जो खनिज पोषक पदार्थ होते हैं मिट्टी के, वो लेने में असमर्थ हो जाते हैं। तो अब उनको क्या करते हैं, उनको जमीन को खोद के उनकी जड़ों को काटा जाता है और उनमें एक प्रॉपर स्पेस प्रदान किया जाता है, जिससे हवा का फ्लो और मिनरल्स का फ्लो नीचे हो सके, खनिज लवणों का अवशोषण नीचे हो सके और आराम से ये एब्जॉर्ब कर सकें। तो ऐसी कंडीशन को बोला जाता है रूट पुर्निंग। भोजन अवशोषण को संतुलित करने के लिए पेड़ के चारों ओर खाई खोदकर उसमें व्याप्त सभी जड़ों शाखाओं को काट देते हैं। यानी कि खाई खोदकर सभी व्याप्त जो अनावश्यक जो जड़ें होती हैं उन्हें काट देते हैं, और उससे काटने के बाद में उसमें नई चीजें, नई पुटान आएगी, नए वृक्ष लगेंगे, नए फूल लगेंगे। उसके बाद में रूट एक्सपोजर, जड़ों को खोलना। दक्षिणी भारत में जहां भूमि अधिक गीली रहती है, दक्षिणी भारत में देखो, दक्षिणी भारत में दूसरा अपन कारक बात करें 6 नंबर का, कि जड़ों को खोलना। जड़ों के खोलने से भी फलन की क्रिया प्रभावित होती है, फलन लगता है। दक्षिणी भारत में भूमि अधिक गीली रहती है। अब दक्षिणी भारत में बरसात ज्यादा रहती है तो बार बार पानी बहता रहता है, तो गीली ज्यादा रहती है। इस कंडीशन में वहां पे रूट को खोलना, जड़ों को खोलना बार बार पड़ता है। जैसे कि संतरे के पौधे में ये विधि सबसे ज्यादा अपनाई जाती है, बार बार जड़ों को खोलना पड़ता है। बार बार किसको खोलना पड़ता है, जड़ों को खोलना पड़ता है। बंद जड़ें जो होती है उनको खोलना पड़ता है। एक करते हैं थिनिंग, आवश्यकता से अधिक फूलों की कटाई छिटाई करते रहे तो नए फूल बनते रहते हैं। तो ये जो सारी चीजें के बारे में अपन बात करने वाले हैं, ये सारी चीजें किसके हैं, एफलन को। ये सारी चीजें किसको करती है, ये एफलन को रोकने वाली हैं, एफलन को रोकने वाली चीजें हैं। तो ऐसी कंडीशन में अपन बात करने वाले हैं कि जड़ों की कटाई छटाई करें, जड़ों को खोलना, रूट को एक्सपोर करना, रूट पुर्निंग करना, छाल में परिवर्तन करना, रिंगिंग करना, बेंडिंग करना। ये जो सारी चीजें होती हैं इनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो इनके बारे में जो है वो इस तरीके से जो कौन से फल में किस तरीके से अपनाई जाती है। एग्जाम इस तरीके से पूछा जाता है कि दक्षिणी भारत में संतरे के पौधों में एक विधि अपनाई जाती है जहां पर गीली मिट्टी होने की वजह से, तो वो जड़ों को खोलना जो होती है, रूट एक्सपोजर करते हैं। छाल परिवर्तन करने से क्या फायदा है, फलदार शाखाओं पर फूल लगने से 2 सेंटीमीटर चौड़ी अंगुली के आकार की छाल उतार देते हैं। क्यों उतारते हैं, कारण बताइए क्यों उतारते हैं। ऐसा करने से उस स्थान पर कार्बोहाइड्रेट एकत्रित हो जाता है। उस स्थान पर कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ऐसा करने से उस स्थान पर कार्बोहाइड्रेट, आवश्यक कार्बोहाइड्रेट एकत्रित हो जाता है, जो नई शाखाओं बनने पर मदद करता है। जहां से अपन छाल उतारते हैं 2 सेंटीमीटर की अंगूठे के आकार की, तो ऐसा करने से उस स्थान पर आवश्यक कार्बोहाइड्रेट एक जगह एकत्रित हो जाता है। जब कार्बोहाइड्रेट एक जगह एकत्रित हो जाता है तो नई शाखाएं बनने में मदद करते हैं। वो नई शाखा बनने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। और यह विधि किसमें अपनाई जाती है, यह विधि अपनाई जाती है अंगूर में। फल, कौन से फल वृक्ष में 2 सेंटीमीटर अंगुली के आकार की छाल उतार देते हैं, जिसमें उसमें नए फूल और पुष्प बनते हैं, और वो अपनाई जाती है अंगूर में। किसमें अपनाई जाती है, अंगूर में, जिसको छाल परिवर्तन या रिंगिंग कहते हैं। रिंगिंग की प्रक्रिया सर्वाधिक रूप से अपनाई जाती है, वो अपनाई जाती है अंगूर में। रिंगिंग क्या होता है, मैंने आपको बता दी, छाल परिवर्तन करना। बैंडिंग किसमें अपनाते हैं, बैंडिंग अपनाते हैं अपन ने बात करें अमरूद के फल वृक्षों में बैंडिंग अपनाते हैं।
तो ये जो प्रक्रियाएं होती है, इन प्रक्रियाओं के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो मुख्य रूप से फल वृक्षों में अपनाए जाते हैं। रूट पुलिंग करना और जड़ों को खोलना, ये सारी एफलन को बढ़ावा देने वाली चीजें हैं, एफलन की रोकथाम करने वाली चीजें, एफलन को यानी कि फल और पुष्प लगने को बढ़ावा देने वाली चीजें हैं। तो इस तरीके से आज का जो मैंने आपको टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है कि एफलन के क्या क्या कारण हैं, एफलन के जो आंतरिक और बाह्य कारकों के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया है कि एफलन के आंतरिक और बाह्य कारक कौन से होते हैं। बाह्य कारकों के बारे में मैंने आपको डिटेल से अच्छे से बता दिया है सारी चीजें मैंने, कि बाह्य कारकों में पहले पर्यावरणीय फैक्टर आता है, उसमें टेम्परेचर आ गया, आंधी तूफान आ गया, पाला आ गया, हाई रेन आ गई, उसके बाद में कीट व्याधियां आ गई, है कि नहीं, अधिक पोषण पदार्थों का अवशोषण हो गया, कार्बन और नाइट्रोजन का असंतुलित अनुपात हो गया, ये सारे बाह्य कारक हैं। आंतरिक क्रम में हाइपोगेमी कंडीशन, हेटेरोस्टाइल जिसको बोलते हैं, और विषमवर्तिका अगर जो हो गया, एनिसेक जनता एनिसेकता हो गई, इन सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी हो गई, है कि नहीं, उसके बाद में लिंग वितरण हो गया। तो ये जो कंडीशन होती है ये कौन सी होती है, आंतरिक कारक होते हैं। और इनके रोकथाम के मैंने अलग अलग बता दिए, छाल परिवर्तन करो, डालियों को झुकाओ, जड़ों की कटाई छटाई करो, टाइम पर जड़ों को खोलो और विलीनीकरण करो, थिलिंग की प्रक्रिया अपनाओ। तो ये जो सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से बता दी हैं, और जो आज के टॉपिक में मैंने डिस्कस किया है कि इस तरीके से अपन को सारी चीजें क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। अब आगे एक टॉपिक और आता है अपना, आगे टॉपिक के बारे में अपन बात करें तो एक छोटा सा टॉपिक आता है और उस टॉपिक के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। और वो जो टॉपिक मैंने आपको प्लांट प्रवर्धन के बारे में अच्छे से पढ़ा दिया था, पादप प्रवर्धन के बारे में अच्छे से पढ़ा दिया था, और वो जो टॉपिक आने वाला है वो टॉपिक आने वाला है आपका हार्मोन से रिलेटेड। और हार्मोन्स का टॉपिक आपके हॉर्टिकल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है। और उससे पहले कुछ फल वृक्षों में परिवर्तन होते हैं, तुड़ाई के पश्चात, फलों के तुड़ाई के पश्चात होने वाले परिवर्तन होते हैं, कुछ परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों के बारे में अपन बात करने वाले हैं। यानी कि आपके सिलेबस में दे रखा है, जब फ्रूट मैंने क्लासिफिकेशन पढ़ाया था तो मैं यहां पे जब मैं एफलन की क्रिया, फल नहीं लगते हैं, फल लगने का कारण, तो फल जब लगते हैं तो उस लगने के बाद में उनमें कोई परिवर्तन आता है, तुड़ाई के बाद में कई परिवर्तन आते हैं, उन परिवर्तनों के बारे में अपन क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो यानी कि अपन कहें कि फलों को तुड़ाई के पश्चात होने वाले परिवर्तन, फलों के नया टॉपिक है तुड़ाई के पश्चात होने वाले परिवर्तन। और होने वाले परिवर्तन में मैंने पहले भी बताया था, आपको पता हो तो, कि जैसे क्लाइमेक्ट्रिक फल कौन से होते हैं, फलों के परिपक्व अवस्था में तोड़ने के पश्चात सरलता से उसे पकाया जाए, उसे क्लाइमेक्ट्रिक फल कहते हैं। तो वो जो परिवर्तन होते हैं उसमें एक आता है क्लाइमेक्ट्रिक फल, और इसको मैंने अच्छे से बता दिया है क्लाइमेक्ट्रिक फल कौन से होते हैं। ये तोड़ने के बाद में परिवर्तन होता है। उसके बाद में नॉन क्लाइमेक्ट्रिक फल, नॉन क्लाइमेक्ट्रिक फल के उदाहरण कौन कौन से है सर, जैसे आम, केला, चिक्कू, खजूर, आम, केला, चिक्कू, खजूर, ये हो गया। उसके बाद में दूसरा है नॉन क्लाइमेक्ट्रिक फल। और नॉन क्लाइमेक्ट्रिक फल में अपन बात करें तो नॉन क्लाइमेक्ट्रिक फल के बारे में, इस प्रकार के फलों में परिपक्वता के पश्चात नहीं पकाया जाता है, यानी कि पेड़ पर ही पकते हैं ये। और उसके अंदर कौन से आते हैं, नींबू, अपन बात करें नींबू वर्गीय आते हैं, अंगूर आता है, और उसके बाद में अपन बात करें अनानास, जामुन आता है, और क्या आता है, जामुन आता है। ये परिवर्तन होते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया फलों। उसके बाद में ये क्लाइमेक्ट्रिक और नॉन क्लाइमेक्ट्रिक फल बता दिया। एक फलों की तुड़ाई के बाद में और परिवर्तन होते हैं, फलों के रंग में परिवर्तन हो जाता है, ताजे फल जो होते हैं वो अधिक क्या होते हैं, चमकदार हो जाते हैं। आकृति में परिवर्तन हो जाता है, फलों की तुड़ाई के पश्चात शोषण और वाष्पोजन क्रिया निरंतर चलती है, और फलों के अंदर पानी की कमी हो जाने से सिकुड़ जाते हैं और खाने लायक नहीं रहते हैं।
स्वाद और सुगंध में परिवर्तन हो जाता है। किसमें परिवर्तन हो जाता है? स्वाद और सुगंध में परिवर्तन हो जाता है। तो ये जो सारी कंडीशन है, ये फलों के तोड़ने के बाद में होने वाले क्या है? परिवर्तन है। क्या है? ये सारे परिवर्तन है। फलों का चिपकना, बार में कमी आ जाती है और रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं। ये जो सारे परिवर्तन होते हैं, ये फलों के तुड़ाई के बाद में होते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको क्या बताया कि फलों में तुड़ाई के बाद में इस तरीके से परिवर्तन आ जाते हैं। बार में कमी कैसे आती है? फल को तोड़ने के बाद में, फल तो जब लगा होता है तो उसका बार ज्यादा होता है, वजन ज्यादा होता है। तोड़ने के बाद में उसकी नमी सोखने लग जाती है, वो सूखने लग जाता है। जब वो सूखने लग जाता है तो उसके बार में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन तोड़ने के बाद में तो वो परिवर्तन आ रहा है। फल को तोड़ने के बाद में ही वो परिवर्तन आ रहा है। फलों का चिपचिपापन या चिकनापन, चिपचिपे हो जाते हैं या चिकनेपन हो जाते हैं। पूर्ण पकने की अवस्था से पहले तोड़कर यदि रख दिया जाए, पकने से पहले ही रख दिया तो कुछ दिनों में उनमें कोमलता आ जाती है। कई ऐसे फल होते हैं उनमें क्या आ जाती है? कोमलता आ जाती है। तो ये जो इस तरीके की कंडीशन है, जैसे रासायनिक परिवर्तन हो गया। कच्चे फलों की तुड़ाई के बाद में स्टार्च शर्करा में परिवर्तित हो जाती है और एक शर्करा की कुछ मात्रा शोषण जैसी क्रियाएं काम करने से हटने लग जाती है। और ऐसी प्रोटीन युक्त जो कंडीशन होती है, नाइट्रोजन की मात्रा अधिक और घुलनशील नाइट्रोजन पदार्थों की कम होने लगती है। तो ये जो सारी कंडीशन है, इस तरीके से डिजायर होती है। तो ये जो सारी चीजें होती हैं, तुड़ाई के बाद में होने वाली प्रक्रियाएं हैं। तुड़ाई के बाद में होने वाली क्या है? प्रक्रियाएं हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अपन नेक्स्ट जो अपना टॉपिक होगा वो प्लांट हार्मोन्स के बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे। एक क्लास के अंदर लगभग प्लांट हार्मोन के बारे में अपन क्या करने वाले हैं? बात करने वाले हैं। उसके बाद में अपन पोमोलॉजी स्टार्ट करेंगे और पोमोलॉजी के अंदर अपन बात करने वाले हैं कि मुख्य रूप से पोमोलॉजी के अंदर अपन बात करेंगे फ्रूट्स के बारे में। जितने भी फ्रूट्स आपके एग्जाम इसमें सिलेबस में दे रखे हैं, उन सभी फ्रूट्स के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। एक एक फ्रूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद में उनके रोग और उनके फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, उनके कीटों के बारे में अपन क्या करेंगे? बात करेंगे। और उसके बाद में अपन चलेंगे वेजिटेबल साइंस के, यानी कि ओलेरी कल्चर के। ओलेरी कल्चर के बाद में आपको दे रखा है पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी और फ्लोरी, कुछ फूल दे रखे हैं, फ्लोर दे रखे हैं, उनके बारे में अपन क्या करेंगे? अध्ययन करने वाले हैं। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए सारी चीजों के बारे में। मैंने आज की क्लास के अंदर एफ्लन के बारे में आपको अच्छे से बता दिया है। और नेक्स्ट क्लास जो होने वाली है वो होने वाली है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, यानी कि प्लांट्स हार्मोन्स के बारे में अपन क्या करने वाले हैं? बात करने वाले हैं। धन्यवाद।